लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्लास शुरू करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक है और जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग पहले टॉपिक की बात करें एज पर एनसीईआरटी तो केमिकल चेंजेस। तो बाय डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर नोन एज केमिकल चेंजेस। और अगर इसको हम लोग और सिंपल वे में समझना चाहें तो देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पेपर है, अगर इस पेपर को हम लोग ब्रेक करें, ये पेपर ब्रेक हो गया और हम पूछें कि ये क्या है, तो ये पेपर है और ये दूसरा इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये भी क्या है, पेपर ही है। तो ऐसा जहां पर चेंज होता है जहां पर न्यू प्रॉपर्टी नहीं बनती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर इसी को हम लोग बर्न कर दें और इसको अगर बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो भी बनेगा, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी इस पेपर से इंटायरली डिफरेंट होगी। तो ऐसा जहां पर भी हो कि जो न्यू मटेरियल्स बन रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी अलग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो केमिकल चेंज है। तो अगर केमिकल चेंज के और भी एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए केमिकल चेंज की जो एग्जांपल है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड में अगर थोड़ा सा हम लोग और डीप में जाएं तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग एज ए फूड अगर हम लोग मान लीजिए स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड है और ये लास्ट में जब डाइजेशन हो जाता है तो ये बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है ना। तो अब ये ग्लूकोज और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, ये भी एक केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है कि आयरन अलग चीज है और इससे जो ये रस्ट बनता है वो एक अलग चीज है। तो ये सब ऐसे जो भी एग्जांपल होंगे और भी एग्जांपल जैसे फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, फर्मेंटेशन हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है तो उसको हम लोग फर्मेंटेशन वर्ड यूज करते हैं और इसके फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। और आजकल आप लोग जान ही रहे होंगे कि एल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा है सैनिटाइजर बनाने में। और अगर सैनिटाइजर की बात करें तो अगर हम लोग 70% एल्कोहल है उसमें और 30% वाटर है तो उसको हम लोग एज ए सैनिटाइजर यूज करते हैं। हालांकि ये सब अलग चीजें हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अगर जानते रहेंगे तो अच्छा ही है। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। और जो भी केमिकल चेंजेस होती हैं वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और कैसे बनते हैं प्रोडक्ट, इसी सब के बारे में हम लोग और उनको कैसे लिखा जाता है उसी सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें, अभी हम लोग जैसे बोला कि बर्निंग भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो मान लीजिए पेपर की बर्निंग की बात कर रहे थे, जैसे मेथेन गैस है उसका भी एज ए फ्यूल यूज होता है। तो अगर मेथेन गैस की बात करें, बर्निंग की बात करें तो केमिस्ट्री में जहां पर भी बर्निंग वर्ड आता है वहां पर हम लोगों का ये होता है कि उसका रिएक्शन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो जैसे हमने लिख दिया ये CH4 प्लस ऑक्सीजन और ये बन गया CO2 प्लस H2O। ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये CH4 है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ रही होंगी, ये ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ रही होंगी। और ये जो बन रहा है CO2 और वाटर, तो ये CO2 इस CH4 से इंटायरली डिफरेंट है और ये जो ऑक्सीजन है ये इससे डिफरेंट है। तो ये सब अब डिफरेंट, ये मतलब ये जो भी चीजें बन रही हैं ये डिफरेंट है इन चीजों से। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है। लेकिन यहीं पर हम लोग एक चीज और देखेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो टाइप ऑफ एटम है, जैसे अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो जितने इधर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे वही वाले एटम जो होंगे इधर की साइड भी होंगे। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो होता है वो एटम न तो डिस्ट्रॉय होता है न तो बनता है। तो जो एटम इधर रहेंगे वही इधर रहेंगे। होगा क्या, उनका केवल रीअरेंजमेंट होगा। अभी बार यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये कार्बन है तो कार्बन से ये 4 हाइड्रोजन लगे थे शुरुआत में, ये एक ग्रुप ऑफ एटम था, उनका ये अरेंजमेंट था। अब ये अरेंजमेंट क्या होगा, अब ये अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है।
तो वहां पर इस तरह से ऐसे करते हैं हम लोग। और अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो वहां फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है वो हम लोग को लिखा गया है कि मैग्नीशियम का बर्निंग का प्रोसेस दिया गया है एक्टिविटी में। तो जैसे मैग्नीशियम हम लोग लिखना है, तो और मैग्नीशियम का हम लोग जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसके कुछ सिंबल्स और फार्मूले होते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम हमको लिखना है तो मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, लेकिन अगर कहीं पर देखिए ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन को एज ए मॉलिक्यूल हम लिख रहे थे, जबकि जब किसी मेटल को लिखना होगा तो केवल उसका हम लोग सिंबल यूज करेंगे। इस बात का हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा आगे भी। तो ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को बर्न करना है एक्टिविटी में, तो मैग्नीशियम को जब बर्न करना है तो हम लोग इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से ऐसे दिखाएंगे। और जब किसी मेटल है या ये है तो इसका मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो अब समस्या ये आ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि जितने भी चीजें हम लोग ये लिख रहे हैं, जैसे मेथेन था तो मेथेन का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे तो उनके सिंबल्स, जैसे मेटल था, एलिमेंट था तो एलिमेंट का सिंबल यूज करेंगे, या कोई कंपाउंड होगा तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, तो ये हम लोग 9th में थोड़ा बहुत पढ़े थे, फिर से हम उसको यहाँ पर रिविजन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होगा वो MgO होगा। अब ये MgO कैसे हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको हम लोग प्रोनाउंसिएट भी पहले करते हैं, उसको लिखते भी पहले हैं। तो ये मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, और जो ऑक्साइड हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑक्साइड पर -2 होता है। और इन दोनों चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये बैलेंस है तो इसलिए इसका फॉर्मूला MgO ही होगा। ऐसी बहुत सारे फार्मूले आएंगे इस चैप्टर में, तो हम लोगों को पहली समस्या यही हो जाती है कि हम लोग फार्मूला लिखे कैसे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ये कह दें कि एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा था, पैटर्न वही रहेगा। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, वैसे अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये याद नहीं करना है। करना क्या है कि हम लोग 9th में थोड़ा सा जाएंगे तो वहां पर देखिए एल्युमिनियम जो आयन होता है उस पर +3 चार्ज होता है। हम लोग ऐसे लिखना चाहिए इसको, 3+ ऐसे रूल है। और ऑक्साइड में हम लोग देखें ऑक्साइड कहीं पर वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर चार्ज है उसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर ये 2 है तो 2, ये 3 है तो 3, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए। और यदि ये बराबर है तो इसको हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, जैसे यहाँ पर था बराबर था तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Al2O3। तो इस तरह से अगर हम लोगों को ये जो आयंस हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इसी को हम लोग बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग कर लेंगे तो हम लोगों को फार्मूला लिखने आ जाएगा। अगर इस चैप्टर में हम लोगों को फार्मूला लिखने आ गया तो ज्यादा टफ चैप्टर ये नहीं है। कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है, यही 2 चीज है। और इस चैप्टर को लगभग हम लोग 30-30 मिनट का अगर लेंगे तो 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये फार्मूला लिखेंगे। अब हम लोग करते क्या है कि अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी में एनसीईआरटी में बात करें तो इस पर लिखा है अगर मैग्नीशियम को लेंगे तो उसको पहले हम लोग को सैंड पेपर से उसको रब करना, साफ करना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आयरन में केमिकल चेंज होगा तो वो रस्ट बन जाएगा। तो अब ये रस्ट अलग चीज है, आयरन अलग चीज है, और हमको इस एक्टिविटी में क्या करना है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ दिखाना है। लेकिन जो मैग्नीशियम रखा होता है, ये सेलो टेप जैसे होता है वैसी इसकी रिबन आती है, तो मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन हमको करना था ऑक्सीजन के साथ। लेकिन होता है कि ये मैग्नीशियम इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट ये सब बना लेता है। तो उसके सरफेस पर क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, और रिएक्शन हमको मैग्नीशियम का कराना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं जिससे कि हमको प्योर मैग्नीशियम मिल जाए और उसका रिएक्शन हम लोग देख पाए। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब मैग्नीशियम का रिएक्शन करते हैं तो वो बर्न करता है, डेजलिंग फ्लेम आती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो होता क्या कि यहाँ पर भी देखिए, अब ये मैग्नीशियम क्या था, यहाँ पर अब इसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसकी प्रॉपर्टी इससे और इससे अलग है। ये जो ये जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ गैसीय स्टेट में है और एलिमेंटल फॉर्म में है, जबकि ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है मैग्नीशियम का। तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। अब यहीं पर हम लोग केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसके कुछ फीचर्स हम लोगों को दिख सकते हैं या नहीं भी दिख सकते हैं। तो ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मान लीजिए घर पर मिल्क है, अगर वो मिल्क से कर्ड बन गया है तो जो कर्ड का टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, मिल्क का टेस्ट अलग होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग, अब टेस्ट अलग हुआ है उसका मतलब वहां पर कुछ
फिनोमिनन हुई है, तो वो फिनोमिनन क्या है, कुछ केमिकल चेंज हो गया, जिसकी वजह से मिल्क का जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे हम लोगों को, इससे हम लोग ये जान पाएंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे कुछ रिएक्शन होती है तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होते हैं। जैसे अगर हम लोग जिंक लें, ये भी एक एक्टिविटी है। जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, जो HCl का एक्वा सोल्यूशन होता है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इससे कराएंगे तो ये बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हम लोगों को जब गैस निकलेगी तो हम लोगों को पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पर कि क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन में जब ये रिएक्शन होता है तो अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो गर्म हो जाता है, तो वहां पर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, गैस भी निकल सकता है। ऐसे और जगहों पर कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जहां पर प्रेसिपिटेट बन सकता है, तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर होता है, जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट ले लें हम लोग। अगर लेड नाइट्रेट ले लें, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे तो ये बनता है लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पर क्या है कि अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये एक हम लोग अलग से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हालांकि पढ़ेंगे, फिर भी यहां जान लें। तो ये देखिए क्या है कि ये एक एक्वा सोल्यूशन है। अब एक्वा सोल्यूशन है, जैसे हम लोग अगर चीनी को पानी में घोलेंगे तो एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा, तो ऐसी एक क्लियर सोल्यूशन ये है। और ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये भी एक क्लियर सोल्यूशन है। मान लीजिए नमक है, अब दोनों नमक का सोल्यूशन है, चीनी का सोल्यूशन है, दोनों के एक में मिलाएं, तो जैसे घर पर अगर नमक का सोल्यूशन चीनी का सोल्यूशन मिलाएंगे तो वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन होगा भी नहीं और कुछ चेंजेस भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये चीज जो बनेगा तो ये तो सॉल्युबल था चीनी की तरह, ये भी सॉल्युबल था, लेकिन ये जो था वो इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल है तो ये नीचे टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। और जो प्रेसिपिटेट आते हैं उनके डिफरेंट कलर भी होते हैं, तो अलग अलग रिएक्शन में हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये है लेड आयोडाइड और ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो पीपीटी बनता है। तो ये रिएक्शन कुछ एग्जांपल्स होंगे जिससे कि हम लोग मतलब पहचान पाएंगे कि हाँ वहां पर केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनको, अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें जैसे लेड नाइट्रेट है, तो हम लोगों का आगे चैप्टर में कुछ वर्ड इक्वेशन आएंगे और कुछ ऐसे फार्मूले लिखे रहेंगे जिनको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उस चीज को हम लोग चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लेते हैं कि कैसे फार्मूले लिखने हैं। जैसे यहाँ पर अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखना था, तो अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है तो हम लोग अब लेड नाइट्रेट, तो लेड पॉजिटिव पोर्सन है, नाइट्रेट निगेटिव पोर्सन है। अब नाइट्रेट पर कितना